हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, जो कि भारत स्किल का ही सवाल रहेगा। नेमी क्वेश्चन बैंक इसको बोला जाता है। जो आपके एग्जाम होने वाली है, अभी सीबीटी एग्जाम होने वाली है इलेक्ट्रीशियन की, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम होने वाली है, उसके प्रश्नों को हम लोग डील करेंगे जो भारत स्किल में डाला गया है। तो ये सेमेस्टर 4 है और मॉडल 5 का यह सवाल रहेगा। जो टॉपिक का नाम रहेगा आपका पावर जनरेशन एंड सबस्टेशन। तो इसके एक एक सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, और उसका लिंक भी दे दूंगा जहां से आप टेलीग्राम में जुड़कर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करेंगे। और मैक्सिमम सवाल जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, जो मैक्सिमम सवाल आपका भारत स्किल से ही रहता है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है। ये आपका टॉपिक आपको पहले ही बता दिया था, पावर जनरेशन और सब स्टेशन का टॉपिक रहेगा, जो आपको मैक्सिमम सवाल यहीं से आता है सीबीटी में। सीबीटी जो एग्जाम आपके हो, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होने वाला है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ये प्रश्न है। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक का कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। तो प्रचुर मात्रा में देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोयला है, डीजल है, गैस एंड तेल एंड पेट्रोल। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में है प्रचुर मात्रा में, हमारा इसका आंसर ये होगा कोयला। कोयला प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ है, और कोयला से हमारे यहाँ ज़्यादा बिजली पैदा किया जाता है इंडिया में, जिसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। और थर्मल पावर प्लांट में आपका कोयला को जलाकर वहाँ पे स्टीम बनाया जाता है। स्टीम इंजन से अल्टरनेटर को घुमाया जाता है और फिर वहाँ से बिजली पैदा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रहा कि विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो कन्वेंशनल पावर जनरेशन क्या होता है, और इसमें हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एक होता है नॉन कन्वेंशनल और एक होता है कन्वेंशनल। दो ही तो होता है। तो कन्वेंशनल में आपका थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। तो इसमें तो दो है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं, विंड पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन और सोलर पावर जनरेशन, ये आपका नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत आएगा, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन के अंतर्गत आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, थर्मल पावर जनरेशन, जो कि हम लोग स्टीम बना के बिजली को पैदा करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, इस सवाल में बोला कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि सोलर सेल कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, जो फोटोवोल्टाइक सेल के को मिला के बनाया जाता है, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं, उसके लास्ट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का गुण रखता हो। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताया था कि इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। तो कैसे, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर मटेरियल हैं, जिनकी लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन ही हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन से ही बनाया जाता है सोलर सेल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एटॉमिक मटेरियल यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं, उसमें हम लोग फ्यूल के रूप में, जो हम लोग फ्यूल कौन से यूज करते हैं, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, वो आपसे पूछ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग थोरियम या यूरेनियम का यूज करके हम लोग हीट जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। और इस हीट का यूज करके हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद स्टीम इंजन को स्टीम देते हैं, और स्टीम इंजन क्या करता है कि मूव होने लगता है, और ये मैकेनिकल पावर देता है आपके अल्टरनेटर को, जो कि कपलिंग होता है, और अल्टरनेटर हमारा बिजली पैदा करने लगता है। तो इसमें देखिए यूरेनियम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे थोरियम है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थोरियम। और यहाँ पे अगर यूरेनियम रहता तो यूरेनियम भी हो जाता, क्योंकि यूरेनियम का भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। अभी बता रहे थे कि हम लोग सोलर सेल जो बनाते हैं
वो हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। तो फोटोवोल्टाइक सेल भी आपका सिलिकॉन का ही बनाया जाता है। देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल में इसमें जर्मेनियम भी होता है, लेकिन जर्मेनियम हमारे यहाँ उतना अवेलेबल नहीं है, सिलिकॉन इजीली मिल जाता है। और हम लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। और एक एक सवाल जो आपको बताया जा रहा है उस CBT एग्जाम में 100% आने का चांस है बाबू, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया, सिलिकॉन। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने में हम लोग सिलिकॉन सामग्री का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो देखिए विंड दिया है आपको, हवा, पानी, भाप, डीजल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंड। आपको बताया था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आपका विंड पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट और भी इसमें ETC आते हैं। और बाकी जो 3 बचा, ये 3 आपका हो गया कन्वेंशनल। याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ लेगा, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कैसे हो गए? क्योंकि देखो पानी है, पानी हम लोग कहाँ यूज करेंगे? तो हम लोग इसको हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करेंगे। स्टीम कहाँ यूज करेंगे? थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करेंगे। डीजल कहाँ करेंगे हम लोग? तो डीजल इंजन जो होता है ना, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। और बाकी हवा आपका क्या है? नॉन कन्वेंशनल, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल आपका देखो क्या बोल रहा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सन है, सन है। इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे हीट दिया है, कोयला दिया है, बायोगैस। तो ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है आपका। मेन जो है ना प्राकृतिक स्रोत आपका सन ही है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग अब चलते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे एक दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक एक्स के रूप में। देखो एक्स के रूप में इसको चिन्हित किया गया, इस भाग का नाम है। तो एक एक भाग को हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डैम बनाया गया है, समझ गए? ये क्या है? पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक के माध्यम से आ रहा है। देखो यहीं से वाटर को है। तो एक्स के हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक। क्या बोलते हैं? सर्ज टैंक। और सर्ज टैंक के बगल में ये देख रहे हैं, ये है क्या आपका? वाल्व हाउस। यहाँ से क्या होता है कि वाटर को कंट्रोल किया जाता है। फिर देखो ये पेन स्टॉक के माध्यम से नीचे आया, और ये आपका फाइनली क्या है? ये आपका इसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस भी इसको बोलते हैं। पावर हाउस में बहुत सारे चीज़ लगे होते हैं। यहीं पे आपका अल्टरनेटर होता है, और यहीं पे आपका वाटर जहाँ से गिरता है वाटर टरबाइन भी यहीं पे लगा होता है, ये पावर हाउस में। तो आपको ये जो एक्स का नाम पूछ रहा था आपको, तो ये क्या हो गया? सर्च टैंक। तो सर्च टैंक कहाँ है आपका? बी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, सर्च टैंक ये बनाया गया है आपका एक्स के रूप में, इसको दिखाया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे। तो देखो नेक्स्ट सवाल देखो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? अब देखो यहाँ पे ये भी पूछ दिया कि विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब देखो यहाँ पे लिग्नाइट दिया है, सूरज की किरणें दिया है, संग्रहित पानी दिया है, चुनित कोयला दिया है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपका मटेरियल दे दिया है और पूछा है। तो देखो लिग्नाइट कोयला, ये कोयला ही है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन हम लोग देखो सन रे, तो हम लोग जानते हैं कि विंड पावर, इसको सन रे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सोलर में यूज कर सकते हैं। तो सोलर आपका नॉन कन्वेंशनल के सोलर सेल में इसका हम लोग उसके रे को यूज करते हैं, सन रे, जिसको बोलते हैं सनलाइट। और फिर आगे आपको बोला है कि स्टोरेज वाटर, तो वाटर तो हम लोग हाइड्रो में, तो ये भी नहीं होगा। और पल्वराइज कोयला, ये भी हम लोग थर्मल में। तो आपका राइट आंसर बी ओ ए होगा, सन रे, जिसको सूरज की किरणें, सूरज की किरणें को हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे? सोलर सेल में। सोलर सेल कुछ इस तरह का होता है, इसमें सन का लाइट जब यहाँ पे इसमें आता है, तो ये क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि डीसी एनर्जी पैदा होता है। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। तो देखो नेक्स्ट सवाल, आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? तो आपका देखो 1 में दिया है आपका कम दक्षता, मतलब पुअर इफिशिएंसी। और नेक्स्ट आपका दिया है कि नो कांस्टेंट जनरेशन। और आपका बी में दिया है कैन यूज ओनली लाइट लोड। और डी में दिया है हेवी लोड कैन नॉट बी द ऑपरेटेड। तो ये आपको 4 ऑप्शन है। तो इसका आप देखे होंगे, सारा सवाल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो सब भारत स्किल का आपका नीमी से पूछा जा रहा है। नीमी का प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, जो कि CBT आपका जो एग्जाम होगा उसमें इसी में से 100% आपको पूछेगा। तो देखो इसका राइट आंसर हम लोग समझते हैं कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? नुकसान पूछा है, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए,
क्या है, कम दस्ता इसका होता है। इफिशियंसी इसकी क्या होती है बाबू, कम होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया कि पुअर इफिशियंसी। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है कि कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है। बोल रहा है कि विच इज द जनरेशन रिक्वायर्ड द हेवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब हेवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब वहाँ पे क्या होता है कि शुद्ध वाटर किया जाता है। तो ये कौन सा ऐसा प्लांट है जहाँ पे इसका हम लोग यूज करेंगे, बात आ रही समझ में। तो कहाँ पे आपको, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, हाइड्रो बिजली उत्पादन, डीजल, थर्मल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हेवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, समझ गए। एक आपका ये संस्थान भी है, आप एक देखेंगे तो एक संस्था भी इसका बना हुआ है भारत सरकार का, जो हेवी वाटर बोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हेवी वाटर बोर्ड बोलते हैं। इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेवी वाटर बोर्ड बोलते हैं। और इसमें बहुत सारा आपका ITI पे इस पे वैकेंसी निकलता है बाबू, जो टेक्नीशियन का पोस्ट होता है मेंटेनर का, हेवी वाटर बोर्ड इसको बोला जाता है। इसका भी आप लोग वैकेंसी देखेंगे, ये आते रहता है आपका ITI पे, टेक्नीशियन का पोस्ट होता है मेंटेनर का, समझ गए। हेवी वाटर बोर्ड सब भारत सरकार का है, ये सब संस्था है। चलो आगे नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखो बाबू नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करता है, समझ गए, कौन सा डिवाइस होता है। तो इसमें देखो उत्तेजित इकाई होता है, एक्साइटर यूनिट होता है, दूसरा है टरबाइन कंट्रोलर, तीसरा है आपका चॉपर कंट्रोलर, और चौथा है लाइन नियंत्रण कंट्रोल। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। टरबाइन कंट्रोलर वहाँ पे लगा होता है, वही क्या करता है कि आपका पवन जो ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा जो होता है, जो हवा आता है उसको सेंस करता है, और जिधर हवा चलता है उधर इसको घुमा देता है। ओके चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, एक सवाल आपका CBT एग्जाम में 100% आने का चांस है, क्योंकि भारत स्किल का ही एक हेड है आपका। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि उच्च हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या होगा, उसका हेड ऊपर रहेगा, समझ गए। तो उस ऐसे कंडीशन में हम लोग जानते हैं, हम लोग थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं कि इम्पल्स टरबाइन का वहाँ पे यूज करते हैं, समझ गए। इम्पल्स अगर लो बोलता है तो हम लोग कप्लाइन टरबाइन का यूज करते हैं, लेकिन इसका क्या है, हेड जो है ना इसका। देखिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का चार्ज क्या है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। अभी आपको बता रहे थे हम लोग कि हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसमें क्या क्या होता है। एक ऐसा सवाल आया था जो एक्स को चिन्हित किया गया था, समझ गए। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेन स्टॉक इन द हाइड्रो पावर प्लांट। मतलब पेन स्टॉक जो इसमें होता है उसका क्या काम होता है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन आपका है कि बांध तक पानी को पहुंचाना, कि टरबाइन तक पानी को पहुंचाना। और देखो 2 ऑप्शन ऊपर है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, बिजली घर से दूर पानी ले जाना, और चौथा आपका जलाशय से अधिशेष पानी का निर्वहन करना। तो आपका ये सब नहीं होगा। आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी में क्या बोल रहा है कि टरबाइन से पानी, देखो कैरी द वाटर टू टरबाइन, मतलब वाटर को कैरी करके कहाँ तक लेके जाएगा, टरबाइन तक, और टरबाइन को देगा। और टरबाइन हम लोग जानते हैं कि जब वाटर टरबाइन है बाबू, तो वाटर टरबाइन को जब वाटर मिलेगा तो ये घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी देगा। और मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, इसी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग यूज करके हम लोग अल्टरनेटर को चला देंगे, और अल्टरनेटर चलेगा तो हम जानते हैं कि बिजली क्या होगा, पैदा होने लगेगा। ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और देखो एक सवाल आपको निमी क्वेश्चन बैंक का कराया जा रहा है, जो कि CBT एग्जाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा, यहीं से आपका इसी से सवाल आपको वहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको केयरफुली स्टडी करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। अभी बताए थे आपको कि स्टीम जो पावर स्टेशन होता है, जिसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, उसमें हम लोग देखो स्टीम पावर स्टेशन को ही थर्मल पावर स्टेशन भी बोला जाता है। तो इसमें बॉयलर का क्या काम है, समझिए। तो 4 ऑप्शन दिया, भाप को अधिक गर्म कर, गर्म पानी और हवा देता है, कि पानी को भाप में परिवर्तित करना, कि जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करना। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो जिसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा।
सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कन्वर्ट द वाटर इनटू द स्टीम, क्या करता है कि बॉयलर कुछ नहीं होता, बॉयलर में क्या होता है, देखो बॉयलर एक तरह का इस तरह का मेटेलिक पाइप होता है बाबू, जो क्या करता है इधर से वाटर आता है, देखो ऐसे वाटर आ रहा है और यहीं से मेटालिक पाइप के थ्रू, ये मेटालिक पाइप ऐसे इस तरह से मुड़ा होता है और यहाँ पे क्या होता है कि बॉयलर होता है और बॉयलर में क्या होता है कि आग लगा होता है। जैसे ये वाटर इधर से आया इधर स्टीम बन के निकल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्ट द वाटर इनटू द स्टीम। क्या करता है बॉयलर का एक ही काम है, बॉयलर का एक ही काम है बाबू कि क्या करेगा, वाटर आएगा और वाटर टू ए क्या कर देगा बाबू, स्टीम में इसको कन्वर्ट कर देगा। इस स्टीम को कन्वर्ट कर दिया तो स्टीम मेटालिक पाइप द्वारा कहाँ जाएगा, आपका स्टीम इंजन में जाएगा और स्टीम इंजन में जाएगा तो आपका स्टीम इंजन क्या होगा, चलने लगेगा, या स्टीम टरबाइन भी उसको बोलते हैं, वो घूमने लगेगा और वो मैकेनिकल एनर्जी देगा। और मैकेनिकल एनर्जी किसको देगा, तो अल्टरनेटर को देगा और अल्टरनेटर क्या करेगा, बिजली को पैदा करेगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। तो देखो नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि किस प्रकार की बिजली संयंत्र अधिक कुशल होते हैं। कुशल बोले तो मतलब बहुत अच्छा होते हैं, समझ में आया, कुशल मतलब अच्छा होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विच टाइप ऑफ द पावर प्लांट इज मोर इफिशिएंट। तो इफिशिएंट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका हाइड्रो पावर प्लांट ही सबसे इफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें खर्च भी आपका कम है, वर्कर वाला खर्च कम है। स्टार्टिंग में तो इसको बनाने में आपको जो खर्च आता है वो हेवी आता है, लेकिन फिर इसका आपको स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं है। अब देखो डीजल देखिए नेक्स्ट वाला आपका क्या कह रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन में कौन सा है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है डीजल, जो कि होगा नहीं, पहले ही बता चुके हैं। परमाणु शक्ति, तो ये भी होगा नहीं। और सी आपका है आपका विंड मिल पावर जनरेशन, तो ये होगा आपका। बताए थे कि गैर वाले में क्या होता है कि नन कन्वेंशन पूछा है, तो नन कन्वेंशन में आपका विंड आता है। आपका एक ऑप्शन और है आपको जो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपका एक है हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये भी होगा नहीं आपका। तो आपका राइट आंसर डी होगा, सी होगा विंड मिल पावर जनरेशन, समझ गए, पवन चक्की। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि जैविक द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। बोल रहा है विच इज द रिसीव्ड ऑफ द बायोमास, समझ गए। जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, तो आपका घोल है, जैव ईंधन है, खाद है कि बायोगैस है। तो 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, समझ गए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये आपका जो बायोगैस का होता है, जो अवशेष बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं घोल। क्या बोलते हैं बाबू, घोल, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि बायो जो गैस होता है, बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है आपका मीथेन होता है। कौन सा होता है बाबू, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। और वो पूछ रहा था आपसे अवशेष के बारे में, वो पूछ रहा था, घटक ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यह सवाल क्या कह रहा है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। सोलर पैनल मतलब सोलर जो सेल होते हैं उसमें बिजली का उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, समझिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया, जब धूप कांच पर टकराती है तो कांच पे तो नहीं टकराती है। बी ऑप्शन आपका जब सूरज की रोशनी निकलकर प्लेट पे टकराती है, समझ गए। बी में आपको दिया प्लेट पे, तो प्लेट पे भी नहीं टकराती है। आपका सी ऑप्शन जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है, तो मैग्नीज का तो बना होता नहीं है। और आपका लास्ट क्या है कि वाइल द सनलाइट स्ट्राइक ऑन द फोटोवोल्टाइक सेल, जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पे पड़ती है। तो हम जानते हैं कि सोलर सेल जो हम लोग बनाते हैं या सोलर पैनल बनाते हैं फोटोवोल्टाइक सेल का बनाता है। तो इस पे जब आपका सन रे पड़ेगा तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, समझ गए। कि जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पे टकराती है तो आपका ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है, समझ गए। एयर प्री हीटर होता है, उसका काम क्या है, समझ गए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया, आपूर्ति जल को गर्म करता है, कि इकोनोमाइजर को गर्म हवा की आपूर्ति करता है, तो गर्म हवा तो देगा नहीं है। सुपर हीटर को गर्म करता है। और आपका डी में आप देखेंगे तो देखिए डी में क्या बोल रहा है कि फ्लू गैसों से गर्मी निकलता है और आगत वायु को गर्म कर देता है, मतलब एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड हीट द इनपुट एयर, समझ गए। तो ये क्या करेगा बाबू, आपका
जो प्री हीटर होता है वो क्या करेगा, हवा को थोड़ा क्या कर देगा, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड हीट इनपुट एयर। जो एयर रहेगा, एयर को ये क्या करेगा, गर्म कर देगा, और समझ गए, और गर्म करेगा तो ये तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। अब इसके संपर्क में जो भी आएगा थोड़ा थोड़ा हीट होते जाएगा, समझ गए। इसके संपर्क में देखो इकोनोमाइजर होता है, तो इकोनोमाइजर भी होता है, तो ये भी थोड़ा इसमें वाटर जाता है तो वाटर को थोड़ा गर्म कर देता है। जैसे सुपर स्टीम होता है या सुपर हीटर होता है, तो सुपर हीटर इसके संपर्क में आएगा तो ये भी हीट कर देगा। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा था आपका कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का क्या काम है, तो इसका एक ही काम है, एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड हीट द इनपुट एयर। ये इनपुट एयर को ये क्या कर देगा, हीट कर देगा। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है, समझ गया। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन डिसएडवांटेज क्या है आपका, इसका तो और भी डिसएडवांटेज, लेकिन मेन पूछ रहा है आपसे। तो देखो इसमें क्या होता है, कचरे का निपटारा करना, आपका दूसरा दिया है रनिंग द खर्च ज़्यादा होता है कि संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती है कि लोड सेंटर से दूर स्थापित किया जाता है। तो आपका मेन इसमें आप देखेंगे तो डिस्पोजल द वेस्ट, समझ गए। तो राइट आंसर आपके उसमें जो आपका वेस्टेज निकलता है उसको डिस्पोजल करने में, कचरे का निपटारा क्या होता है कि निपटान करने में या निपटारा करने में उसको बहुत डिफिकल्ट काम में होता है। कभी कभी तो इसको आप देखेंगे समुद्र की गहराइयों में इसको दफनाया जाता है, नहीं तो बोरिंग करके नीचे डाला जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि एक तरह का रेडियस होता है जो अगर वो फैल जाएगा तो आपको स्किन कैंसर होने का चांस रहता है। तो सबसे डिफिकल्ट काम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यही है कि डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, जो उससे वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोजल करने में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है बाबू कि स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है, मतलब इकोनोमाइजर जो होते हैं उसका काम क्या होता है, यही तो पूछा है आपसे। तो इसमें देखो ऑप्शन आपका 4 दिया गया, भाप को गर्म करना कि फ्लू गैसों द्वारा हवा को गर्म करना, तीसरा दिया फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करना, और चौथा दिया आपको रासायनिक उपचार द्वारा दिए गए पानी को शुद्ध करना। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बाबू, और सी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि हीट्स द फीड वाटर बाय द फ्लू गैसेस। समझ गए, जो आप वहाँ पे वाटर को आप भेज रहे हैं, तो देखो इकोनोमाइजर कुछ नहीं होता, पाइप का इस तरह से जिग जैग अरेंजमेंट होता है। देखो इस तरह से पाइप, समझ गए, मान लो कि नीचे से वाटर जा रहा है और ये वाटर आपका वे बॉयलर में जा रहा है, समझ गए, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। और फ्लू गैस ऐसे जा रहा है, तो ये फ्लू गैस के संपर्क में आता है जो वाटर थोड़ा फीड वाटर जो होता है, जो ये वाटर भेजा जा रहा है, ठंडा वाटर होता है, ये थोड़ा एक गर्म हो जाता है, और गर्म वाटर जब बॉयलर में जाएगा तो इसको स्टीम बनाने में कम एनर्जी खपत होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका बॉयलर से हवा निकलता है, जो आपका वहाँ पे गैस निकलता है गर्म गैस, उसको ऐसे लेके ऐसे हम लोग भेज देते हैं ताकि इकोनोमाइजर से होते हुए जाए और इसके इस पाइप के संपर्क में आता है तो वाटर थोड़ा हीट कर जाता है। ओके, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है, मतलब थोड़ा गर्म कर देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखेंगे आप क्या कह रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है, समझ गए। तो गैर पारंपरिक बिजली में एक और चीज होता है कि उसमें पोल्यूशन कम होता है बाबू। तो इसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं, आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस द पोल्यूशन। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है आपका, जैसे हो गया विंड हो गया, सोलर हो गया, समझ गए, ये सब में उतना पोल्यूशन नहीं है, समझ गए, पोल्यूशन है ही नहीं। देखा जाए तो विंड में हवा चल रहा है, हवा से हो रहा है, सोलर लगा रखे हैं तो सोलर में नहीं। लेकिन थर्मल पावर में देखेंगे तो कोयला को जलाया जा रहा है तो वहाँ से भी आपका डस्ट वगैरह निकल रहा है, तो वहाँ पे पोल्यूशन है। चलो नेक्स्ट सवाल, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रदूषण घटना, समझ गए। चलो नेक्स्ट आप देखो ये क्या बोल रहा है कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइड्रो पावर स्टेशन या पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोल का क्या कार्य है, समझ गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चार्ज कंट्रोलर इन द बैटरी बेसिस माइक्रो हाइड्रो पावर स्टेशन। तो चार्ज कंट्रोल का क्या काम होता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डायरेक्ट, समझ गए। ये क्या करता है, प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ द बैटरी। जो बैटरी को वहां पे आप चार्ज कर रहे हैं वो बैटरी को ओवर चार्ज से क्या करता है, बचाता है, समझ गए, प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से बोल सकते हैं।
ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ज्वारीय शक्ति स्टेशनों में बैराज का उद्देश्य क्या है। देखो, पर्पज द बैराज इन द टाइडल पावर स्टेशन। देखो, टाइडल पावर स्टेशन जो होता है उसमें एक बैराज बना होता है, तो उस बैराज का क्या उपयोग है, ये पूछ रहा है आपका। देखो, ज्वारीय तरंगों को नियंत्रित करना, कि समुद्र की ओर पानी को छोड़ना, कि खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करना, कि आपका लास्ट ऑप्शन है स्थितिज गति को गतिज ऊर्जा में बदलना। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। समझिए क्या हो जाएगा, टी। टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ द गल्फ। बोल रहा है खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करना। जैसे मान लीजिए कि लहर चल रहा है, समझ गए, तो लहर आपको जितना जरूरत है उतना ही ये देने का काम करेगा, बाकी उसको नियंत्रित करने का काम करेगा। समझ गए, तो ये क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ऐसा अरेंजमेंट वहां पे किया रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है बाबू। देखो नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैसेस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। देखो, ऐसा सवाल पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और वही सवाल आ गया। अभी तो पढ़ रहे थे कि इकोनोमाइजर में क्या हो रहा था, एक पाइप ऐसे जा रहा था, जिग जैग पाइप था। देखो इस तरह से जिग जैग पाइप था, समझ गए। मान ली कि इधर से वाटर जा रहा है बाबू, तो इस तरह का इसका अरेंजमेंट कर दिया हम लोग। और ये आपका जा रहा है कहाँ, ये वाटर आपका जाएगा कहाँ, बॉयलर में। बॉयलर में क्यों जाएगा, क्योंकि बॉयलर में वाटर जाता है तो वाटर वहाँ पे स्टीम में चेंज हो जाता है। तो देखो इधर से मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्लू गैस से जो जल रहा है वहाँ पे कोयला, उस फ्लू गैस निकल रहा है, इसके माध्यम से इधर छोड़ दिए हम लोग। तो देखो ये जो पाइप है इसके संपर्क में आया, तो पाइप क्या करेगा कि गर्म कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोनोमाइजर। क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजर। कुछ नहीं होता है, ऐसा एक अरेंजमेंट लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि फ्लू गैसों द्वारा पानी को, समझ गए, फीड पानी मतलब जो पानी भेजा जा रहा है उसको थोड़ा क्या करता है, गर्म करने का काम करता है। तो कौन सा करता है अरेंजमेंट, तो ये इकोनोमाइजर, समझ गए, इकोनोमाइजर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है। समझ गए कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द प्रेशराइज रिएक्टर, मतलब प्रेशर से क्या करेगा, वाटर को छोड़ने का काम करेगा। तो ऐसे इसका आंसर आपको मालूम चल रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। इट हैज द हाई पावर डेंसिटी। समझ गए कि इसमें उच्च शक्ति घनत्व रहेगा, क्योंकि वाटर को क्या कर रहा है, ज्यादा आपका स्पीड से वो छोड़ रहा है वाटर को प्रेशराइज करके। तो क्या है, आपका स्टीम जो वहां पे वाटर स्टीम जो लगा हुआ है वो भी स्पीड से आपका घूमेगा और बिजली को क्या करेगा, पैदा करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस बिजली उत्पादन संयंत्र में संचालन में अधिक विश्वसनीयता है। तो देखो इसमें दो ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तीसरा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहीं पे। तीसरा ऑप्शन है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। और चौथा ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ थर्मल पावर प्लांट, ओके। चार ऑप्शन हमारे पास हो गया। तो किस बिजली उत्पादन में संयंत्र में संचालन में अधिक विश्वसनीयता है, मतलब विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिलायबिलिटी इन द ऑपरेशन। ऑपरेशन के वक्त मतलब जब इसको चलता है तो किस में आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। समझ गए, भरोसा किस में आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जब ये चलता है बाबू तो इसका फेल होने का बहुत कम चांस होता है, इसलिए हम लोग इस पे भरोसा आप कर सकते हैं। बाकी देखो हाइड्रो पावर प्लांट में मान ले कि वाटर उतना प्रेशर से नहीं जा रहा, डीजल इंजन में डीजल खत्म हो गया, ये भी एक कारण हो सकता है, चाहे वो कुछ उसमें खराबी आ गया। थर्मल में तो बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं तो इसमें खराबी होने का बहुत चांस होता है। समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो गया बाबू, सी हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। और सब भारत स्केल का सवाल ही कराया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। बोल रहा है विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। समझ गए, मतलब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की तुलना में पूछ रहा है बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इसमें चार ऑप्शन दिया है, प्रदूषण बढ़ाएगा, सुरक्षा जोखिम अधिक है, कि अधिक रख रखाव की आवश्यकता है, कि बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है गैर पारंपरिक, जिसको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं बाबू। समझ गए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इसको।
तो आपका राइट आंसर आपका डी हो गया, कैन नॉट बी यूज बेस लोड डिमांड। बेस लोड के लिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, जबकि उसका हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? समझ गए? पवन शक्ति बोल रहा है, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द विंड पावर जनरेशन? विंड पावर जनरेशन का मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। इसमें 4 ऑप्शन दिया, प्रदूषण का असर ज्यादा होता है, तो इसमें तो प्रदूषण होता ही नहीं, समझ गए? तो ये तो सही बात है। उच्च तकनीक की आवश्यकता होता है, तो जरूरी नहीं है कि उच्च तकनीक इसमें रहेगा ही, समझ गए? और आपका सी है, प्लांट इंस्टॉलेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपका लास्ट ऑप्शन आपका डी ही बचा, ये आपका डी हो गया। विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टडी, मतलब ये बोल रहा है कि पवन ऊर्जा निरंतर और स्थिर नहीं होता। देखो हवा क्या होता है कि विंड होता है ना बाबू, विंड हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, तो आपको वहां पे आपको एक कांस्टेंट नहीं मिल पाएगा, जो आपको मिलना चाहिए कांस्टेंट नहीं मिल पाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो गया कि विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट, समझ गए? कांस्टेंट आपको एनर्जी नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? समझ गए? टरबाइन का पूछ रहा है कि टरबाइन का क्या है, टरबाइन का कार्य क्या है? ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बांध के अन्य भागों में पानी का प्रवाह रोकना। बी में आपको मिलेगा स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। सी मिलेगा पानी के बहाव को निम्न से उच्च स्तर पर रखना। और आपका डी में है गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, समझ गया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी इनटू, आपका बी हो जाएगा, कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज करने का ये काम करेगा, समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे तो देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा है, समझ गया? अभी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन इसमें क्या क्या है। तो देखिए क्या सवाल बोल रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? देखिए बार बार ऐसा सवाल आ रहा है, गैर पारंपरिक पूछा है आपसे। तो देखो इसमें ऑप्शन पहले देख लो। ऑप्शन ए में दिया गया है, मैं लिख रहा हूं कि मोर रिलेबल, समझ गए? मोर रिलेबल होता है। बी ऑप्शन आपका दिया गया है कि लो इनिशियल कॉस्ट, समझ गए? और सी ऑप्शन आपको दिया गया है कि इफिशिएंसी इज हाई, समझ गए? और डी ऑप्शन आपको दिया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड, समझ गए? तो ये 4 ऑप्शन है। तो देखो मोर रिलेबल तो होता नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गया। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा है, दूसरा लो इनिशियल कॉस्ट, नहीं इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा ही लगेगा। इफिशिएंसी हाई, इफिशिएंसी तो इसमें हाई होगा ही नहीं कभी। तो आपका राइट आंसर यही होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि पोल्यूशन होता नहीं है, तो ये वातावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, समझ गए? इसलिए हम लोग ये एक तरह का देखा जाए तो ये एडवांटेज इसका हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है?